कर बुरा हो भला। बांकेलाल। इसके पूर्व की कहानी जानने के लिए पढ़ें बांकेलाल का कमाल, जिसका वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आगे पढ़ें। यदि मैं महाराज से कह दूं कि यहाँ लाते समय उनके मंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, तो महाराज तुरंत ही उसे मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया व्यक्ति मंत्री पद संभालेगा वह अपने मंत्री बनने का कारण मुझे ही मानेगा। फिर वह खुशी खुशी मुझे इनाम भी दे सकता है। क्या सोचने लगे बाकेलाल? यदि कोई बात मन में हो तो निसंकोच कहो। गुस्ताखी माफ हो महाराज, पर यह सच है कि मुझे यहाँ किसी कैदी की तरह लाया गया है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो बाकेलाल? महाराज, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ खराब थी। यही बात बार बार मैं मंत्री धर्म सिंह के सामने दोहराता रहा, पर मेरी बात सुने बगैर मुझे अपमानित कर जबरन यहाँ लाया गया। क्या? ऐसा बुरा व्यवहार राज अतिथि के साथ? ठीक है, हम धर्म सिंह को उसके गुस्ताखी की सजा कल भरे दरबार में देंगे। दूसरे दिन राज दरबार में। धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बावजूद भी कल बांकेलाल को लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। क्षमा महाराज, मेरे कई बार आग्रह करने के बावजूद भी ये हमारे साथ आने को तैयार न थे और ये बीमार होने का बहाना कर रहे थे, अतः विवश होकर। खामोश धर्म सिंह, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुमने न केवल राज अतिथि का अपमान ही किया है, बल्कि राजाज्ञा का उल्लंघन भी किया है। इसकी सजा के तौर पर हम तुम्हें इसी समय मंत्री पद से हटाते हैं। जो आज्ञा महाराज की। क्या? अब आया मजा। कमबख्त बांकेलाल से अकड़ता था, कह रहा था दरवाजा तोड़ दूंगा। जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ चलो, हाँ? नहीं तो हम तुम्हारे जबरन ले चलेंगे। बड़ा आया मंत्री कहीं का। पर तभी उसका ध्यान राजा की तरफ गया, जो उस समय बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। गुस्ताखी माफ महाराज, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ बाकेलाल, हमें धर्म सिंह जैसे वफादार बुद्धिमान मंत्री को भरे दरबार में अपमानित कर पद से हटाने में बहुत दुख हुआ है। उफ, अब मैं इतनी जिम्मेदारी भरा पद किसे सौंपूं? धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बाद भी ऐसी गलती क्यों की, जिसे हम चाह कर भी क्षमा नहीं कर सकते थे? तभी विक्रम सिंह के राज का विशेष सलाहकार हंसमुख बोला, महाराज की जय हो। आपको इस विषय में ज़्यादा सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। तुम नहीं जानते हंसमुख, यह अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि मैंने धर्म सिंह के साथ अन्याय किया है। आपने कोई अन्याय नहीं किया महाराज, बल्कि आपने राज अतिथि के साथ बुरा व्यवहार करने वाले को उचित दंड देकर धर्म का पालन किया है। परम मंत्री पद के लिए योग्य व्यक्ति के तलाश की जो समस्या है महाराज, इसका हल मेरे पास है। अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण कर धर्म सिंह का भाई करम सिंह लौटा है। महाराज, उसे कोई तो जगह राजमहल में देनी ही थी, क्यों? ओह, वाकई इस समय तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। करम सिंह को मंत्री बनाने के बाद मेरे मन से धर्म सिंह को मंत्री पद से हटाने का बोझ कुछ हद तक हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद विशालगढ़ का नया मंत्री धर्म सिंह का भाई करम सिंह था। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, मंत्री करम सिंह जी जिंदाबाद। बेटा बाके, अब तेरी खैर नहीं, क्योंकि अब धर्म सिंह का भाई मंत्री है और वह अपने भाई की बेइज्जती का बदला मुझसे जरूर लेगा। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? उसके दिमाग में एक नया विचार आया और वाह 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 वाह, जय जयकार हो महाराज की। महाराज की न्यायप्रियता के विषय में जितना सुना था उससे भी अधिक न्यायप्रिय पाया आपको। जय हो महाराज की। क्या मतलब बाकेलाल, तुम कुछ कहना चाहते हो? गुस्ताखी माफ हो महाराज, दरअसल मैंने आपकी प्रियता की काफ़ी चर्चा सुनी थी और इसलिए मैंने यह झूठ बोला था कि मुझे लाते समय मंत्री ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं आपके न्याय के अंदाज को देखना चाहता था। उफ बाकेलाल, यह तुमने मेरी और मेरे न्याय की बहुत कठोर परीक्षा ली है। तुम नहीं जानते, तुमने निर्दोष धर्म सिंह पर अनजाने में ही सही, पर किया तो अत्याचार ही है। तो क्या हुआ महाराज, आप उन्हें फिर से मंत्री का कार्यभार सौंप दें। नहीं, यह संभव नहीं, क्योंकि अब हम मंत्री का पद उसके छोटे भाई को दे चुके हैं और अब अकारण ही हम उसे इस पद से नहीं हटा सकते। वाह, क्या न्यायप्रियता है। ओह, अब धर्म सिंह का क्या, हम के साथ क्या न्याय करें?
तभी उनका विशेष सलाहकार हसमुख एक बार फिर सामने आया। महाराज की जय हो। आपको इस बात पर जरा भी चिंतित नहीं होना चाहिए। महाराज, हमारे महामंत्री आज से 1 माह बाद सेवा मुक्त होने ही वाले हैं। उनकी उम्र 70 वर्ष होने में सिर्फ 1 माह बचे हैं और वह इस समय बीमार हैं, इसीलिए उन्होंने दरबार से 1 माह का अवकाश भी ले रखा है। तुम कहना क्या चाहते हो हसमुख? यही कि अपने भूतपूर्व मंत्री धर्म सिंह इस योग्य है कि उन्हें इस राज्य के महामंत्री का कार्यभार सौंप दिया जाए। वाकई हसमुख, तुम हमें समय समय पर ठीक सुझाव देते रहे हो और आज भी यह तो मेरा कर्तव्य है महाराज। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब धर्म सिंह को महामंत्री का पद सौंपा जा रहा था, राजा विक्रम सिंह की जय, महामंत्री धर्म सिंह की जय। हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। और उसी रात बांकेलाल जब विशालगढ़ राज्य की अतिथिशाला में अभी सोने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी महामंत्री धर्म सिंह अपने भाई मंत्री करम सिंह के साथ वहां पहुंचा। बांकेलाल जी, आप वाकई वाकई बहुत ही महान हैं। जी ऐसी कोई तो कोई बात नहीं है। खैर जाने दीजिए। किसी भी महान व्यक्ति को अपने मुंह पर अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आप हम दोनों भाइयों की तरफ से यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। और बांकेलाल मन ही मन अपनी पीठ ठोक रहा था। शाबाश बांके, किस्मत हो तो तेरी जैसी। फिर तभी बांकेलाल विशालगढ़ के राजमहल में राज अतिथि के रूप में गद्दी गहरी मौज मस्ती छान रहा था। वाह वाह, क्या दो स्वादिष्ट भोजन है। और यह मिठाई, आहा, मजा आ गया शाही पकवानों का। किंतु बांकेलाल अभी शाही पकवानों का पूरा स्वाद भी नहीं ले पाया था कि वह एक दिन पूरी तरह बौखला गया। हुआ ये कि उस दिन महाराज विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था और बांकेलाल राज अतिथि के रूप में विशेष सिंहासन पर बैठा दरबार में चल रही कार्यवाही देख रहा था कि तभी दरबार में एक पहरेदार ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या कहना चाहते हो? महाराज, उधमपुर के राजदूत पधारे हैं। वे अपने महाराज का आपके लिए संदेश लाए हैं। राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल उधमपुर के राजदूत को सम्मान पूर्वक दरबार में ले आया। आइए राजदूत दी, विराजिए। कहिए, कैसे आना हुआ? विशालगढ़ के महाराज की जय हो। हमारे महाराज ने आपके लिए यह लिखित संदेश भेजा है। महामंत्री धर्म सिंह ने दस्तावेज राजदूत के हाथ से लेकर महाराज की तरफ बढ़ाया। महामंत्री जी, इसे आप ही भरे दरबार में पढ़कर सुनाएं। जो आज्ञा महाराज। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को सूचित किया जाता है। हम यानी उधमपुर के राजा उधम सिंह आपको चेतावनी देते हैं कि आप स्वेच्छा से अपने राज्य को हमारे अधीन स्वीकार कर ले। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। राजा विक्रम सिंह एक स्वाभिमानी राजा थे, अतः यह खबर सुनकर उनका खून खौलने उठा। राजदूत, जाओ जाओ और उधम सिंह से कहो हमसे युद्ध भूमि में मुलाकात करने के लिए तैयार रहे। जो आज्ञा महाराज, मैं चलता हूँ। इसी के साथ राजदूत दरबार से बाहर निकल गया और उसके जाते ही सेनापति, जी महाराज, आप युद्ध की तैयारियां प्रारंभ करें। तभी महामंत्री चिंतित सा बोला, महाराज, उधमपुर के राजा उधम सिंह के पास हमारी सेना के मुकाबले तिगुनी दुगनी तिगुनी सेना है। हम जानते हैं महामंत्री, हम जानते हैं, और सच पूछो तो हम जरा भी युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, पर हम किसी भी प्रकार अपने आत्मसम्मान और अपने प्रजा के अहंकार पर चोट नहीं होने दे सकते। अतः यह युद्ध एक तरह से हमारी मजबूरी है। बस यही कारण था कि बांकेलाल मन ही मन डर गया था। बेटा बांके, भाग ले यहाँ से, तेरी मौज मस्ती के दिन अब खत्म हुए। और अब यहाँ जब युद्ध की बात चल रही है और अपने राजा विक्रम सिंह की सेना भी विपक्ष के मुकाबले में आधी है, अतः बेटा भलाई इसी में है कि तू अब महाराज से विदा ले और यहाँ से फूट ले। और मन में आए इस विचार के साथ ही बांकेलाल किसी गहरी सोच में डूबे महाराज से बोला, अच्छा महाराज, अब मुझे इजाज़त दें। क्या मतलब बांकेलाल? बस महाराज, मुझे काफ़ी दिन हो गए घर से निकले, अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। ओह, जैसी तुम्हारी इच्छा बांकेलाल, पर इतना जरूर कहूँगा कि यदि तुम भी इस युद्ध में हमारे साथ रहते तो शायद तुम्हारी बुद्धि और सुझाव से हमारी सेना को कुछ लाभ पहुँचता। वो महाराज, मैं चलता तो जरूर, पर
पर इससे पहले कि बाकेलाल अपनी बात पूरी करता या कोई नया बहाना बनाता, महामंत्री ने हस्तक्षेप किया। चाहे जो भी हो बाकेलाल जी, इस समय तो आपको अपने महाराज की बात मानकर अपने देश की, अपने राज्य की जनता का पूरा सहयोग करना चाहिए। जी ठीक है, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ हाँ महामंत्री जी, ठीक कहते हैं बाकेलाल जी। और इसी के साथ दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकेलाल जी की जय, महाराज विक्रम सिंह की जय। साले जबरदस्ती मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, बाकेलाल की जय कहकर। और फिर ठीक 12वें दिन उधमपुर और विशालगढ़ की सेनाएं रणभूमि में क्रमशः पूरब और पश्चिम के छोरों पे आ डटी। तीसरे दिन युद्ध का बिगुल बजना था और न चाहते हुए भी लगभग विवश सा बाकेलाल युद्ध के मैदान में था। हे भगवान, अब क्या होगा? प्रभु रक्षा करना मेरी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पर साथ ही बाकेलाल अपनी उल्टी खोपड़ी में किसी ऐसी योजना के ताने बाने बुनने लगा जिससे उसकी जान इस जंजाल से बच सके। इस गले पड़ी मुसीबत से किसी तरह बच निकलना बेटा बाके, वरना तू मारा जाएगा। पर कैसे निकला, कैसे जाए इस मुसीबत से? तभी आए कि एक वह चुटकी बजाकर उछल पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। फिर अपनी उल्टी खोपड़ी में आई भयानक योजना को कार्य रूप देने के लिए वह सबसे पहले जमाल गोटा ढूंढने चल पड़ा। जमाल गोटा दस्त लगाने वाली एक औषधि है। वाह, क्या योजना आई है अपने शानदार भेजे में। और दूसरे दिन सुबह भंडारे में जाकर उसने मौका देखा और फिर सैनिकों के लिए बन रहे भोजन में उसने जमाल गोटा मिला दिया। पर वह इस बात से बेखबर था कि एक सैनिक ने उसे पक रहे भोजन में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। अरे, ये बाकेलाल जी दबे पांव भंडारे में क्यों जा रहे हैं? ओह, ये तो भोजन में कुछ मिला रहे हैं। पर क्या? पर बाकेलाल ने भोजन में क्या और क्यों मिलाया यह वो समझ नहीं सका। अपनी योजना का प्रथम चरण सफलतापूर्वक बाकेलाल ने चैन की सांस ली। अब आएगा मजा है। अब जैसे ही सैनिक भोजन करेंगे तो उन्हें दस्त के ऊपर दस्त। फिर सारे सैनिक अपना अपना पेट पकड़े लोटा हाथ में लिए जंगल की ओर दौड़ेंगे। फिर जल्द ही सैनिकों की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि ये लोग युद्ध के कतई काबिल नहीं रहेंगे। मैं चुपके से मौका देखकर यहाँ से खिसक जाऊंगा और उधमपुर के राजा उधम सिंह के खेमे में जाकर उन्हें कि यहाँ की सारी स्थिति समझा दूंगा। और तब उधमपुर की सेना शीघ्र ही आक्रमण कर देगी और फिर आनन फानन बिना किसी खास कठिनाई के उधमपुर की सेना विजय प्राप्त कर लेगी। और फिर उधमपुर के राजा मेरे इस कारनामे से प्रसन्न होकर मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। मन कर रहा था कि राजा विक्रम सिंह से कि मुझे युद्ध के मैदान में न ले चलो, पर वे मुझे मरवाने के लिए यहाँ लाए थे। अब पता लगेगा कि बाकेलाल किस हस्ती का नाम है। उधर बाकेलाल यानी नमक हराम मन ही मन कल्पना के महल बना रहा था और इधर नृत्य कर्मों से निर्वित होकर सैनिकों की पहली टुकड़ी भोजन करने लगी। और जैसे ही सैनिक भोजन करके उठे, भोजन में मिले जमाल गोटे ने अपना असर दिखाया। उफ, ये अचानक पेट में दर्द क्यों होने लगा? आय हाय हाय। और अगले ही क्षण भोजन कर चुके सारे सैनिक हाथों में लोटे लिए जंगलों की तरफ भागे। और जब सैनिकों की दूसरी टुकड़ी ने भी भोजन किया तो उनका भी यही हाल हुआ। उफ, आई, भागो, लोटा कहाँ है? और इसी तरह एक एक कर 5-5 हजार सैनिकों की पांचों टुकड़ियों ने भोजन कर लिया। और फिर पांचों टुकड़ियों के सैनिक अपना अपना पेट पकड़े लोटा हाथ में लिए जंगल की तरफ भागे। और फिर थोड़ी देर बाद हालत यह थी कि सैनिक जंगल पानी से निर्वित होकर आते, अपना हाथ मुंह धोते और फिर तुरंत ही लोटा हाथ में लिए जंगल की तरफ भागते। उफ, हाय। कुछ ही देर में सैनिकों के चेहरे इस कदर मुरझा गए कि वह वर्षों के पुराने रोगी नजर आने लगे। मेरा तो सिर चकरा रहा है, मुझसे अब और नहीं चला जाता। महाराज विक्रम सिंह के खेमे में। महाराज की जय हो। कहो जवान, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारी सारी सेना को एकाएक दस्त की भयंकर बीमारी लग चुकी है। सबकी बुरी तरह परेशान है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो जवान? महाराज, मैं ठीक कह रहा हूँ। अपनी बात पूरी करने से पहले ही सैनिक अपना पेट पकड़कर बाहर की तरफ भागा और इस सूचना के साथ ही राजा विक्रम सिंह के छक्के छूट गए। उफ, हे ईश्वर, ये तूने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया। मैं क्या करूं भगवान? उफ,
अब क्या होगा? पराजय तो पहले ही निश्चित थी, पर इस तरह जिल्लत भरी पराजय, हे भगवान। फिर कुछ सोचकर महाराज ने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, हमें पता लगा है कि हमारी पूरी सेना में दस्त की भयानक बीमारी फैल चुकी है। आप अभी जाकर इस बीमारी का कारण का पता लगाइए। जो आ गया महाराज। बीमारी का कारण जानने के लिए महामंत्री सैनिकों के खेमों में पहुंचे और पूछताछ करने लगे। जल्द ही इस पूछताछ का नतीजा सामने आया और वह सैनिक जिसने बाकेलाल को भोजन में कुछ मिलाते देखा था, वो डरता हुआ सामने आया। जी 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 हुजूर, वह जी हुजूर, मैंने सुबह भंडारे में बाकेलाल जी को भोजन में कुछ मिलाते देखा था। क्या तुम बकते हो जवान? क्या बाकेलाल जी भोजन में क्यों कुछ मिलाने लगे? क्षमा करें हुजूर, मैं सच कहता हूँ। ओह, भला ये सैनिक क्यों झूठ बोलने लगा? मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे तो सिर्फ इस बात की खबर महाराज को देनी चाहिए। तुरंत ही महामंत्री ने यह बात महाराज को बताई और पूरी बात सुनने के बाद, यह आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? नहीं, यह नहीं हो सकता। पर महाराज, उस सैनिक ने खुद बाकेलाल को तैयार हो रहे भोजन में कुछ मिलाते देखा है। समझ में नहीं आता बाका, भला बाकेलाल भोजन में क्या गड़बड़ी कर सकता है और उसे इससे क्या लाभ? महाराज, मेरे ख्याल से तो पहले राजवैद्य से भोजन का परीक्षण करवाना चाहिए, ताकि आगे सही निर्णय लिया जा सके। जैसा चाहो वैसा कहो महामंत्री जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर हो क्या रहा है? महामंत्री ने वही राजवैद्य को बुलवाया और साथ ही भंडारे से थोड़ा भोजन भी। वैद्य जी, आप इस भोजन का परीक्षण करके बताएं कि इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं। अभी लीजिए हुजूर। फिर वैद्य जी वह भोजन लेकर उसे खेमे में ले आए और तरह तरह से उसका परीक्षण करने लगे। और राजवैद्य ने जल्दी ही भोजन में मिले जमाल गोटे का रहस्य जान लिया। ओह, भोजन में तो जमाल गोटा मिलाया गया है। मुझे तुरंत इस बात की सूचना महाराज को देनी चाहिए। फिर, हुजूर, इस भोजन में जमाल गोटा बहुत अधिक मात्रा में मिलाया गया है। क्या? उफ, नीच कमीने बाकेलाल, हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि महामंत्री जी, फौरन बाकेलाल को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज की। और इधर बाकेलाल भागने की फिराक में था। अब मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ, अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए और फिर यहाँ की पूरी स्थिति की जानकारी उधमपुर के राजा को देनी चाहिए। पर अभी बाकेलाल भागने की तैयारी ही कर रहा था कि, खबरदार बाकेलाल, भागने की कोशिश मत करना। सैनिकों, पकड़ लो इसे। क्या? पर क्यों? सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर बाकेलाल को दबोच लिया। इस हरकत का मतलब महामंत्री जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? बाकेलाल, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुमने न केवल हमारे महाराज से नकमक हरामी की, बल्कि पूरे राज्य के साथ गद्दारी की है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही नमक हराम कि तूने भोजन में जमाल गोटा मिलाकर हमारी सारी सेना को लगभग नकारा कर दिया है। एक प्रकार से तूने हमें जीते जी मार डाला है, दुष्ट। अपनी पोल खुलते देख बाकेलाल बुरी तरह घबरा गया, किंतु किसी तरह अपने होशो हवास पर काबू करके बोला, ये आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं महामंत्री जी? आप नहीं जानते, हम विशालगढ़ राज्य के राजा तिथि हैं। मैं आपकी जातियों की शिकायत महाराज से करूंगा। धोखेबाज कमीने, याद रख, तुझे भोजन में जमाल गोटा मिलाते हुए जिस सैनिक ने देखा था, खुद उसने तेरी शिकायत महाराज से की है और महाराज के हुक्म से ही मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। बेटा बाके, अब तेरा खेल खत्म, अब तेरी पोल खुल चुकी है। अब महाराज तुझे सिर्फ एक ही सजा देंगे, मौत, मौत और सिर्फ मौत। मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर। खामोश नमक हराम। सैनिकों, ले चलो इसे बांध कर महाराज के सामने। महामंत्री ने बाकेलाल को महाराज के सामने पेश किया। बोल दुष्ट, क्योंकि तूने ऐसी नीच हरकत, बता, बोल दुष्ट, बोल। वो माफ़ी, माफ़ी, रहम महाराज। खामोश नीच, तूने हमारे साथ ही नहीं, अपने देश, अपने साथियों के साथ गद्दारी की है। हम तुझे कभी माफ़ नहीं कर सकते। महाराज, मुझे चुप हो जा मक्कार। महामंत्री जी, आप इसे फौरन मेरी आंखों के सामने से हटा दीजिए। कल युद्ध आरंभ होने से पहले हम खुद अपने हाथों से इसका गला काटेंगे। यही इसकी सजा है। रहम महाराज, रहम। सैनिकों, ले जाओ इसे। नहीं। फिर सैनिक बाकेलाल को घसीटते हुए वहां से ले गए। इधर उधमपुर के राजा उधम सिंह के खेमे में उधमपुर के बुद्धिमान जासूस पोपटलाल
और चौपट लाल अपने राजा उधम सिंह के सामने सिर झुकाए खड़े थे। इसमें कोई शक नहीं कि आप दोनों विलक्षण सूझबूझ वाले हैं, या यह कहा जाए कि आप दोनों हमारी सेना की रीढ़ हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना हम किस काबिल हैं? वह आप दोनों द्वारा लाई गई दुश्मन सेना की गुप्त जानकारी ही है, जिसकी बदौलत हमने कई देशों में बड़ी सरलता से विजय प्राप्त की है। और आज भी हम चाहते हैं कि आप दोनों फौरन यहाँ से जाकर किसी प्रकार विशालगढ़ की सेना का जायजा लें और शाम तक अपनी जानकारी हमारे सामने पेश करें। आज्ञा का पालन होगा अन्नदाता। फिर जासूस पोपटलाल चौपटलाल अपने राजा की आज्ञा अनुसार चल पड़े विशालगढ़ की सेना की स्थिति का जायजा लेने। और कुछ दूर आगे चलने के बाद, भाई पोपट, वो देखो सामने विशालगढ़ के सैनिक। नहीं पोपट, वो शायद नित्य कर्मों से निपटने जंगल जा रहे हैं। देख नहीं रहे, सबके हाथों में लौटे हैं। हाँ भाई चौपट, वो तो इधर ही आ रहे हैं। क्या हम उन दोनों की नज़र में आ गए हैं? हाँ भाई चौपट, तुम ठीक कहते हो। और सुनो, मेरे दिमाग में जासूसी की एक सरल और नई युक्ति आई है। क्या? क्यों ना हम दोनों यहीं किसी पेड़ पर चढ़कर आराम से बैठें? पोपट भाई, हम यहाँ दुश्मन देश की सेना की स्थिति का जायजा लेने आए हैं, न कि पेड़ पर चढ़कर आराम करने। चौपट भाई, बात को समझने का प्रयत्न करो। देखो, दुश्मन देश का प्रत्येक सैनिक नित्य कर्म से निपटने इधर से होकर ही जंगल जाएगा, और हम यहीं पेड़ पर चढ़े अनुमान लगा लेंगे कि दुश्मन देश के सैनिकों की संख्या कितनी है। मान गया भाई पोपट तेरे दिमाग को। क्या धांसू तरकीब आई है तेरे भेजे में। तो फिर देर किस बात की प्यारे, चढ़ लो उस बरगद के पेड़ पर। ठीक है, चलो। फिर दोनों जासूस सामने खड़े विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़ गए और सामने से जंगल पानी के लिए जा रहे विशालगढ़ के सैनिकों की गिनती करने लगे। और फिर कुछ ही देर बाद, चौपट, तुम्हारे अनुसार अब तक कितने सैनिक निर्वित होकर जा चुके होंगे? यही करीब 50-55 हजार सैनिक। और हमारा अनुमान क्या था? यही कोई 40-45 हजार सैनिक। पर यह तो 50-55। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारी पुरानी जानकारी कितनी गलत थी। और सुनो, सैनिक अभी भी आते ही जा रहे हैं, यानी कि हम अभी तक बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। यह वही समय था जब विशालगढ़ के सैनिकों को दस्त की भयंकर बीमारी लगी हुई थी और वह बार बार लोटा हाथ में उठाए जंगल की ओर भाग रहे थे। और पेड़ पर चढ़े चौपट और पोपट उन्हें नया सैनिक समझकर दुश्मन देश की सेना की संख्या के बारे में गलतफहमी में पड़ गए थे। सैनिक निरंतर आते जाते रहे और यह देख जासूस पोपटलाल और चौपटलाल के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। भाई चौपट, विशालगढ़ के महाराज के पास इतनी बड़ी सेना, ताज्जुब है। इसमें ताज्जुब की क्या बात है भाई पोपट? पड़ोसी देश के राजाओं ने गुप्त मदद की होगी राजा विक्रम सिंह की। तुम शायद ठीक कहते हो। तुम्हारे ख्याल से अब तक कितने सैनिक नित्य क्रम से निर्वित होकर जा चुके हैं? लगभग 2 लाख। और हमारे महाराज अपने 70,000 की सेना को विशालगढ़ की सेना के मुकाबले दुगना समझ रहे थे। चौपट भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारे महाराज को इस गलत फहमी में बहुत बड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो चौपट भाई, हमें क्या, हमारे महाराज हारे या जीते? अरे भाई, हम जासूस हैं। हमारा काम है दुश्मन देश की सैनिक जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त जानकारी अपने राजा के सामने पेश करना। तुम शायद ठीक कहते हो भाई पोपट। आओ, हम यह गर्मा गर्म खबर फौरन अपने महाराज को दें। चल भाई चौपट। और थोड़ी ही देर बाद चौपट पोपट अपने महाराज उधम सिंह के सामने थे। अन्नदाता, गुस्ताखी माफ। अन्नदाता, विशालगढ़ की सेना अपनी सेना के मुकाबले तिगुनी चौगुनी है। ये तुम क्या कह रहे हो चौपट? अन्नदाता, चौपट ठीक कह रहा है। हम लोगों ने अपनी आंखों से विशालगढ़ की विशाल सेना देखी है। क्या? जी हाँ अन्नदाता। अब आप ही उस देश की सेना की संख्या का अंदाज़ा लगा लीजिए, जिस देश के सैनिक एक बार में हजारों की संख्या में नित्य कर्म से निपटने के लिए जंगल जाते हैं और उनके वापस आते ही दूसरी टोली आती है और यही क्रम सुबह से लेकर दोपहर तक चलता है। पर सैनिक फिर भी आते जाते रहते हैं। ओह, पर हमारी जानकारी में तो विशालगढ़ की सेना इतनी बड़ी नहीं थी। यह बात तो अपनी जगह सही है अन्नदाता, पर हमारा अनुमान है कि पड़ोस के कई राजा ने मिलकर राजा विक्रम सिंह की मदद की है। यह तो हो सकता है, पर अब हम क्या करें? कल युद्ध में हमारी पराजय तो हमारी नाक कटवा देगी। अन्नदाता, हमें विशालगढ़ के महाराज
विक्रम सिंह से अपनी पराजय स्वीकार कर संधि का रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। वाकई तुम दोनों जासूसों ने समय पर हमें ठीक सुझाव देकर हमारी नाक इतनी ऊंची कर दी है। अन्नदाता, यह तो हमारा फर्ज है। अब तुम दोनों बिना विलंब किए राजदूत ठेंगा सिंह के साथ विशालगढ़ के महाराज के पास चले जाओ। मैं तुम्हें संधि पत्र लिखे देता हूँ। ठीक है अन्नदाता। फिर उधमपुर के दोनों जासूस और राजदूत तीनों चल पड़े विशालगढ़ के महाराज से मिलने। इधर अपने खेमे में विशालगढ़ के महाराज और महामंत्री बेहद चिंतित थे कि एक पहरेदार उनके सामने पहुंचकर बोला, महाराज की जय हो, आपसे उधमपुर के राजदूत और 2 जासूस मिलना चाहते हैं। पर क्यों? जाओ उनसे कह दो कि हम हर हालत में उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, परिणाम चाहे जो भी हो। तभी, महाराज की जय हो, बिना आज्ञा अंदर आने की धृष्टता के लिए क्षमा करें, पर हमने कह दिया ना कि युद्ध अवश्य होगा। परंतु हमारे महाराज ने तो खुद अपनी पराजय स्वीकार कर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और आपके लिए यह संधि पत्र भेजा है। इस पत्र को तुम ही पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है तुम्हारे महाराज ने? जी महाराज। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को उधमपुर के राजा उधम सिंह का प्रणाम। आगे पत्र भेजने का कारण हमें मालूम नहीं था कि आप हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, अतः हम बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। आशा है कि आप बढ़ा हुआ हाथ थामकर एक राजा का मान रखेंगे। आपका उधम सिंह। ओह, पर यह अचानक तुम्हारे महाराज को कैसे पता चला कि हम लोग आपकी अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली हैं? जी महाराज, दरअसल हमारे महाराज को आपकी विशाल सेना का पता लग गया है। पर कैसे? हम समझे नहीं। हमारी विशाल सेना? इस बारे में आपको हमारी सेना के योग्य और कुशल जासूस पोपट लाल और चौपट लाल ही बता सकते हैं। वो महाराज, हमने अपने महाराज की आज्ञा पर आपकी सेना की टोह ली और फिर पोपट और चौपट राजा विक्रम सिंह को बताते चले गए कि किस तरह उन्होंने बार बार लोटा हाथ में उठाए जंगल में आते जाते सैनिकों को देखकर उनकी विशाल सेना के बारे में अंदाजा लगाया था। पूरी बात सुनने के बाद राजा विक्रम सिंह गहरे सोच में पड़ गए। फिर बोले, अपने महाराज से कहो कि हमें उनकी मित्रता स्वीकार है। महाराज विक्रम सिंह की जय हो, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। इसी के साथ वे तीनों खेमे से बाहर निकल गए और उनके जाते ही, तो महामंत्री जी, इसका मतलब बाकेलाल ने हमारी इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में जमाल गोटा मिलाया था। जी महाराज, लगता है भोजन में जमाल गोटा मिलाना बाकेलाल के पूर्व नियोजित योजना थी। वाह वाह, क्या शानदार बुद्धिमत्तापूर्ण योजना थी बाकेलाल की। हाँ महाराज, और अनजाने में हमने कितना बुरा सलूक किया बाकेलाल के साथ। वह तो बेचारा बार बार अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, पर हमने उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। महामंत्री, हमें तुरंत उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी के साथ महाराज व महामंत्री बाकेलाल से मिलने चल पड़े और उधर कैद में पड़े बाकेलाल का बुरा हाल था। हे ईश्वर, अब क्या होगा? अब तो मेरी मौत निश्चित है, पर मैं मरना नहीं चाहता। हे भगवान, बचा ले प्रभु। तभी बाकेलाल की खुली आंखों के सामने एक भयानक स्वप्न घूम गया। महाराज, मार डालो इस दुष्ट पापी को। क्षमा महाराज, मुझे दुष्ट देश के दुश्मन को हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। इसी के साथ राजा विक्रम सिंह का हाथ लहराए और नहीं, और उसकी चीख सुनकर महाराज, जो बाकेलाल के पास ही आ रहे थे, दौड़ते हुए वहां पहुंचे। बाकेलाल, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम चीख क्यों रहे थे? महाराज, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। और फिर आंसू बहाता हुआ बाकेलाल महाराज के पैरों में गिर पड़ा। प्राणधान महाराज, क्षमा महाराज। मैं अरे, यह क्या करते हो बाकेलाल? माफ़ी तो हम खुद तुमसे मांगने आए हैं। महाराज की बात सुनते ही बाकेलाल के दिमाग को एक झटका सा लगा। बेटा बाके, तू कुछ मत बोल, बस चुपचाप इनकी सुनता रह और देख आगे आगे होता है क्या। हाँ बाकेलाल, तुम्हारी ही दूरदर्शिता व चतुराई से हम पर आई मुसीबत टली है, और हमें नहीं मालूम था कि भोजन में जमाल गोटा मिलाना तुम्हारी बुद्धिमत्तापूर्ण योजना का अंश है। क्या? और बाकेलाल जी, हमने आप पर गलत संदेह कर आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या सोचने लगे बाकेलाल? क्या आपने अभी तक हमें क्षमा नहीं किया? हाँ जी महाराज, कृपया आप मुझे शर्मिंदा न करें। विशालगढ़ की सेना को जब बाकेलाल की वह योजना बताई गई तो सभी बाकेलाल की जय जयकार कर उठे
वाकई क्या चाल सोची थी बाकेलाल जी ने। बाकेलाल जी ने तो हमारी पेट को थोड़ी तकलीफ देकर हमारे प्राण और इज्जत दोनों की रक्षा की है। बाकेलाल जी की जय। बाकेलाल जी की जय। और फिर विशालगढ़ वापस पहुंचकर महाराज विक्रम सिंह ने बाकेलाल को सम्मानित करने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। बाकेलाल जी, आज आपकी वजह से ही हमारे देश की इज्जत बरकरार है, जिसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और साथ ही आपकी बुद्धिमानी पर खुश होकर हम आपको 2000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हैं। जी जी। कमबख्त, कितना कंजूस राजा है। अगर मेरी योजना सफल हो जाती तो उधमपुर के राजा मुझे 2-4 गांव इनाम में देते, पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत। हर बार की तरह मेरी योजना की टांग टूट गई। इधर बाकेलाल अपनी किस्मत को रो रहा था और देशवासी उसके मन के विचारों से अनभिज्ञ उसे विशेष सम्मान भरे दृष्टि से देख रहे थे। बाकेलाल की जय। बाकेलाल की जय। समाप्त।